अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा नावल माला है जिसकी राइटर निम्रा अहमद हैं, जिसका ये एपिसोड 11 है। तो जहां से हमने स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। मेरा धंधा खराब ना करो, वो गुर्राया। कबीरा तेजी से बाहर निकल गई। साथ ही वो हरासा अंदाज में इधर उधर देखती जा रही थी। आमिर वापस सोफे पे बैठ गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। आखिर इसका तनफ्फुस नॉर्मल हुआ तो वो अपनी जगह से उठा। इसे महफिल में वापस जाना था। तभी दरवाजा खुला। वो वहीं रुक गया। सांस भी रुक गया। मोबाइल की तलाश में जेब में हाथ मारा, लेकिन तब तक नोवार्ड अंदर दाखिल हो चुका था। आमिल बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटा। आंखों में खौफ दर आया। वो दराज कद नौजवान था। इसकी भूरी आंखों में जमानों की सख्ती थी। इसने आमिल को मोबाइल छूने का मौका नहीं दिया। बाजू बढ़ाया और इसे गर्दन से दबोच लिया। फिर इसी तरह दबोचे हुए इसे सोफे तक लाया और जोर से वहां बैठाया। बैठ जाओ पीटर मसीह, अपना ही घर समझो। आमिल का वजूद इसके आगे मजम्मत ना कर सका। वो सोफे पे धंस सा गया। गर्दन उठा के खौफ से इसे देखा। ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों पीटर साई, तुम्हारे जन्नात ने अब तक खबर नहीं दी कि मैं कौन हूं और क्या कर रहा हूं? इसको घूरते हुए वो वापस गया और बाहर झांक के किसी को आवाज लगाई। आमिल साहब अभी वीआईपी के साथ मसरूफ हैं, कोई तंग ना करे। दरवाजा जोर से बंद किया और कुंडी लगाई। फिर वापस घूमा। एक एक कदम उठा के इसके करीब आने लगा। इसका उठता हर कदम पीटर मसीह को अपने सोफे में सुकड़ने पर मजबूर कर रहा था। कैफ इसके सामने आया। मेज जॉगर से परे धकेली, फिर मेज के कोने पे आके बैठा, यूं कि वो अब आमिल के बिल्कुल रूबरू था। आंखों में आंखें डाली। देखो, मेरे साथ बदतमीजी ना करना, वरना मेरे मौकिल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो खौफ और परेशानी से घगाया। तुम्हारे मौकिल तो मैं अभी निकालता हूँ। कैफ ने पिस्तौल निकाला और महारत से हाथ में घुमाया। अब जो मैं पूछने जा रहा हूँ तुम इसका ठीक ठीक जवाब दोगे, क्योंकि मेरा दिमाग आज घुमा हुआ है। पिस्तौल की ठंडी नाल इसके घुटने पे रखी और हर गलत जवाब पे मेरा हाथ चल जाएगा। फिर तुम्हारे बुज़दिल जन्नात तुम्हें मुझसे बचाने नहीं आएंगे। पीटर मसीह ने एक खौफजदा नजर इसके हाथ में पकड़े पिस्तौल पे डाली। फिर एतराफ में देखा और अपनी ताकत को महसूस करना चाहा, लेकिन इसके सारे मौकिल कमरे से भाग चुके थे। इसकी नजर कैफ के दूसरे हाथ पे पड़ी। इसकी कलाई पे 2 बल देकर तस्बीह लिपटी थी। इसका मुलाकाती तैयारी से आया था। पूछो, आमिल ने थूक निकला। वो दोनों न्यूरो कार्डियक सर्जरी वार्ड के बाहर कॉरिडोर की सख्त कुर्सियों पे बैठे थे। इन्हें 4 से 5 घंटे तक ऑपरेशन मुकम्मल होने का इंतजार करना था। इसने ड्रामा और फिल्मों में देखा था कि ऑपरेशन के वक्त मरीज के घर वाले बाहर इंतजार करते हैं, फिर कोई अंदर से निकल के इनको इतला देता है, मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया, या वी आर सॉरी, हम मरीज को नहीं बचा सके। वो इस सख्त कुर्सी पे बैठी इन 2 दरवाजों को देखे जा रही थी। कब कोई बाहर निकल के दोनों में से एक बात कहेगा। करीबन 2 घंटे बाद एक स्टाफ निकला और मोहित को बुलाया। डॉक्टर वासिफ आपको अंदर बुला रहे हैं। क्यों? इसने परेशानी से मोहित को देखा। रिलैक्स, ये अमेरिकन सर्जन्स का तरीका होता है। वो सर्जरी के दरमियान और बाद में अटेंडेंट को ब्रीफ करते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, इसीलिए अंदर बुला रहे हैं। कुछ देर बाद वो वापस आया तो माला ने उम्मीद और खौफ के मिले जुले तासरात के साथ इसे देखा। क्या हुआ? सर्जरी हो रही है। माँ का ब्रेन खुला हुआ था। वो सोच में गुम आहिस्ता से कुर्सी पे आ बैठा। ट्यूमर साफ कर रहे हैं, अभी ब्रेक ले ली है उन्होंने। ब्रेन खोल के ब्रेक ले ली? कसाई है या डॉक्टर? मुईद ने बस एक नज़र इसको देखा और अफसोस से सर हिलाया। शुक्र है तुम डॉक्टर नहीं बनी। फिर इसका चेहरा देख के खुद ही बताने लगा। मेरी उम्र 27 साल है और माँ के ब्रेन के अंदर मौजूद ट्यूमर 20 से 25 साल पुराना है। व्हाट? हाँ, इसका कुछ हिस्सा तो इतना पुराना है कि अब वो कैल्शियम बन के हड्डी का हिस्सा बन चुका है, यानी वो खुद ही ख़त्म हो चुका है। बाकी को वो बाहर निकाल रहे हैं और वो मनंजियोमा ही है, वो गलाइयोमा नहीं है। वो पहली दफ़ा मुस्कुराया। फिर भी सर्जरी के बाद हम ट्यूमर की बायोप्सी करवाएंगे। रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि डॉक्टर वासिफ दुरुस्त कह रहे थे। मगर माला का जहन इस नुक्ते से आगे ही नहीं बढ़ रहा था। इसकी माँ इतने बरस से ट्यूमर के साथ जी रही थी और किसी को इल्म ही नहीं हुआ। माँ हमेशा सर दर्द की शिकायत करती थी, लेकिन फिर चाय पी लेती थी तो ठीक हो जाती थी। कभी ख्याल ही नहीं आया कि चेक करवाना चाहिए। माएँ खुद को सीरियस ही नहीं लेती। माला, तुम घर चली जाओ, सर्जरी हो जाएगी तो मैं बुला लूंगा। इसकी शक्ल देख के वो नरमी से बोला। सर्जरी की फौरन बात वो माँ से मिलने नहीं देंगे। 4-5 घंटे तो कहीं नहीं गए, बल्कि आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मगर वो राजी नहीं हुई। मुझ को थोड़ी देर लगी इसे राजी करने में, वो भी इस शर्त पे कि जैसे ही माँ होश में आएंगी वो इसको बुला लेगा। सलीम अस्पताल में था। मोहित ने इसे कहा कि माला को घर छोड़ आए। जाते जाते इसने बहन को रोका और पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ाई। क्या?
इसने नासमझी से मोहित को देखा। इसने जेब से एक पत्ता निकाला और एक गोली निकाल के माला की हथेली पे रखी। मुझे पता है तुम्हारा सर दर्द कर रहा होगा, ब्रोफीन है, ले लो। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसका रोजा नहीं था मगर सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। इसने छोटी सी भूरी गोली मुंह में रख के पानी का घूंट भर लिया। ब्रोफीन का रंग गुलाबी होता है या भूरा और साइज, मगर ये इसका मसला नहीं था। वो नाखुशी से सलीम के साथ घर चली आई। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। वो कमरे में आते ही बिस्तर पे लेट गई। नींद सी आ रही थी। सोचा जरा देर को आंखें बंद करेगी और फिर एक झटके से वो उठ बैठी। कमरे में तेज बत्तियां अभी तक चल रही थी। कुछ देर तो इसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर मोबाइल उठाया, 6 बज रहे थे। सुबह के 6। माँ। इसने बेयकीनी से मोहित की 2 मिस कॉल्स देखी। सिर्फ 2 कॉल्स? माँ कैसी हैं? किसी ने इसे क्यों नहीं बताया? उफ, वो क्यों सोती रह गई? इसने कार की चाबी उठाई और जूते पैरों में पहनती बाहर को भागी। इसे अस्पताल जाना था। वेटिंग एरिया खाली पड़ा था। मोहित वहां नहीं था। सामने आईसीयू का दरवाजा था। माँ को वहां होना चाहिए था। माला ने कपकपाते हाथों से आईसीयू का पहला दरवाजा खोला। आगे दूसरा दरवाजा था। माला इसे धकेल के अंदर आई तो वहां जूतों के रेक रखे थे। आगे एक तीसरा दरवाजा था। इसने झुक के जूतों पे शॉपर चढ़ाई, सर पे जालीदार टोपी पहनी। धड़कते दिल से तीसरा दरवाजा खोला। मोहित ने सुबह इसको आईसीयू का बेड दिखाया था, जहां मां को सर्जरी के बाद मुंतकिल किया जाना था। दरमियान वाला बेड। क्या इस दरवाजे के पार इसकी माँ होगी? और वो कैसी होगी? नालियों और मशीनों में जकड़ी हुई, दुनिया व माफिया से बेखबर, जिंदगी और मौत की कश्मकश के दरमियान जंग लड़ती। वो दरवाजे पे हाथ रखे बुत बनी खड़ी रही। क्या वो इस दरवाजे के पार नजर आता मंजर देखने की ताकत रखती थी? कशमाला मुबीन ने बिला आखिर भारी दरवाजा दिखेला। वो खुलता चला गया। सामने 5 बेड्स की कतार थी। कोने वाले बेड पे कोई बूढ़ा मर्द मरीज बेहोश नालियों में जकड़ा हुआ लेटा था। बाकी तमाम बेड खाली थे। दरमियान वाला भी खाली था। कशमाला को लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। इसकी माँ का बेड खाली था। वो वहां नहीं थी। इसने दिल पे हाथ रख लिया। हेड नर्स ने पुकार के इसे पूछा कि वो किसके साथ है, लेकिन वो जवाब ना दे सकी। गर्दन मुड़ी और दूसरी जानिब देखा। सामने नजर आता मंजर इसे हैरान कर गया। माँ का ख्याल आ गया तुम्हें? और कहाँ है वो तुम्हारा बेगैरत भाई? बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़ी वो नीले गाउन वाली औरत इसकी माँ हुरे जहां बेगम थी। इनके दाएं बाएं सहारा दिए 2 मेल स्टाफ खड़े थे। माँ के माथे पे एक तरफ सफेद बैंडेज लगा था, जिससे एक नाली निकल के ड्रेन बैग में जा रही थी। वो अपने कदमों पे खड़ी थी और इसे घूरते हुए खराब गले जैसी आवाज में कह रही थी, रात से पूछ रही हूँ मेरी बेटी कहाँ गई, और ये कहते हैं कि आपकी बेटी तो रेस्ट करने घर चली गई है। आ मेरी बेटी मेरे पास, मैं तेरा रेस्ट निकालती हूँ। वो जहां थी वहीं खड़ी रह गई। बेयकीनी से अपनी माँ को देखा, सर से पैर तक, पैर से सर की पट्टी तक। और मुझे ये बेहुदा लिबास किसने पहनाया है? ट्राउजर लूज शर्ट की तरफ इशारा करके गुस्से से बोली। मेल स्टाफ ने बात काटी। आंटी बेड तक चलें, फिर बेड के बाद। चुप करो 2 मिनट। सख्ती से इसे डांटा तो वो खामोश हो गया। माँ इसी तरह शुरू हो गई। खुद दोनों बहनें अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हैं। वो छोटी वाली तो फैशन में इससे भी 2 हाथ आगे है। मैं कुछ नहीं कहती, मगर 4 सदा से लाहौर तक कभी तुम्हारी माँ सर ढके बगैर बाहर निकली? हाँ बताओ। इर्द गिर्द के नर्सेज और स्टाफ दिलचस्पी से इनको देख रहे थे। माँ को ये बेहुदा लिबास पहनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? वो अपने असली दबंग अंदाज में बोली जा रही थी। कहाँ है मेरी चादर और कहाँ है तुम्हारा बेगैरत भाई जो माँ को इन मुस्टंडों के साथ छोड़ के बाहर निकला हुआ है? आंटी मुस्टंडा तो नहीं कहें, मैं किसी की औलाद हूँ। एक स्टाफ माइंड कर गया। जी आंटी, मेरे भी छोटे छोटे माँ बाप हैं। दूसरे ने दांत निकाले। हेड नर्स हंसते हुए बोली, करेलो का भी पूछ ले अपनी बेटी से आंटी। रात से आंटी को फिक्र है कि करेले फ्रिज के बाहर खराब हो गए होंगे। वो जो हक्का बक्का खड़ी थी, ना जाने कब और कैसे इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कौन से करेले, कौन सी चादर? वो भाग के गई और इनके दोनों हाथ पकड़ लिए। घुटनों के बल वो इनके कदमों में बैठी दीवाना बार रोते हुए इनके हाथ चूम रही थी। इसकी जन्नत, इसकी माँ इसको वापस दे दी गई थी। वो रो रही थी और वो हंस रही थी। ऑपरेशन थिएटर की ठंडी फिजा में भुनी मूंगफलियों की खुशबू आने लगी थी। इसका तस्वुर बिलाखिर सच होने जा रहा था। बारिश अब पूरी तरह रुक चुकी थी। वैनकूवर के गिरे दरख्त ठंडी हवा से अपने पत्ते हिलाए जा रहे थे। माही ने खिड़की के पार नजर आते मंजर को उदासी से देखा। लोग जादू क्यों करते हैं? वो इसके सामने मेज के इस पार बैठे थे और वो शदीद तकलीफ के आलम में इनसे पूछ रही थी। हसद की वजह से। और हसद क्या होता है? जो आपके पास नहीं है वो किसी दूसरे के पास देख के इससे छिन जाने की ख्वाहिश करना। यह हसद इंसान को जादूगरों के दरवाजे तक ले जाता है। आपने कहा, अक्सर जादूगरों और आमलों के पास वाकई जिन्नात होते हैं और वो वाकई जादू कर सकते हैं। ऐसे तो कोई भी इनके पास चला जाए और किसी की तलाक करवा दे, किसी को बीमारी लगवा दे और किसी का
इसका हाथ अपने सीने से नीचे रेंग गया। किसी का बच्चा मरवा दे। खौफ ने माँ बीना को अपने वजूद में ले लिया। वो हल्का सा मुस्कुराए। अगर ये इतना आसान होता तो अल्लाह ताला का क्या काम रह जाता? ये दुनिया जादूगर ही चला लेते। नहीं। वो चौंक के इन्हें देखने लगी। बढ़ता हुआ खौफ रुक गया, जैसे अंधेरे में रोशनी की एक किरण नजर आई हो। ओ, इसने गर्दन ऊपर उठा के देखा। अल्लाह ताला है ना? अल्लाह ताला ही तो है माँ बीना। अल्लाह ताला हर इस चीज से बड़ा है जिससे आप डरती हैं। इसने ये फैसले अपने हाथ में रखे हैं, जादूगरों की मंत्र में नहीं। मगर आपने कहा कि जादूगर फ्रॉड नहीं होते। वो वाकई जिन्नात को काबू करके इनसे काम करवाते हैं। इस तरह इनके पास बहुत ताकत हुई। ताकत? वो हल्का सा हंसे। जिन्नात क्या होते हैं बेटा? जिन्नात एक मखलूक है, अल्लाह ताला की एक मखलूक। जैसे इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, वो बेचारे भी एक कौम है। वो इंसानों से डरते हैं और आप इंसान होके इनसे डरती हैं। चिच। लोगों को जिन्नात से डर लगता है, यह हकीकत है। नहीं, लोगों को सिर्फ अनदेखे से डर लगता है, जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। आपको सिर्फ इनको समझने की जरूरत है। वो इतने स्मार्ट नहीं होते जितने इंसान होते हैं। वो सादा होते हैं, थोड़े से बेवकूफ। वो हरासा इंसान से डरते हैं जो इनसे नहीं डरता। क्या मतलब? माही ने उलझ के से देखा। क्या जिन्नात खौफ को महसूस कर लेते हैं? बिल्कुल। जो इनसे डरता है वो इसको डराते हैं, जो नहीं डरता वो इसके करीब आते ही भाग जाते हैं। जिन्नात से ना डरा करें, ना ही इनसे नफरत करें। इनमें से बहुत से नेक भी होते हैं। मैंने उल्मा से ये भी सुना है कि जिन्नात अदालतें भी लगाते हैं, जहां वो ऐसे काफिर जिन्नात को सजाएं देते हैं जो जादूगरों के साथ मिलके इंसानों को अजियत देते हैं। जिन्नात को इतनी खुली छूट नहीं मिली हुई कि वो इंसानों की तकदीर के फैसले कर सकें। मगर आपने कहा कि जादू बहुत हो रहा है। इसे जादूगर और जिन्नात ही कर रहे हैं। वो अब दो बातों में कंफ्यूज हो गई थी। जादू इतना हो रहा है तो वो कैसे जादू से ना डरे? हाँ, बदकिस्मती से बहुत से इंसानों ने बहुत से जिन्नात को कैद कर रखा है। वो जिन्नात को टॉर्चर करते हैं, इसको भूख से डराते हैं कि वो इसका रिजक रोक देंगे या इसको जला के मार देंगे। फिर इस जिन से वो जादू करवाते हैं। जिस जिन को यकीन होता है कि इसका रिजक और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो जादूगरों के कब्जे में नहीं आता। लेकिन जिस जिन का ईमान कमजोर होता है, वो खुद को जादूगरों के हवाले कर देता है। वो अब कुछ कुछ समझ रही थी। ऐसा ही है, जिन जादूगरों का कैदी बन जाता है और फिर इस इंसान को अजियत देता है जिसका हुक्म इसे जादूगर देता है। जादू वाकई हो रहा है और बहुत हो रहा है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ही होता है। अल्लाह के हुक्म से? मतलब? डॉक्टर रायत ने गहरी सांस ली। अगर आप इस एक नुक्ते को समझ लें तो आप जिंदगी भर जादू जिन्नात से डरना छोड़ देंगी। वो उलझन से इन्हें देख रही थी। अल्लाह के हुक्म से जादू? मसलन एक जादूगर को आपका कोई रिश्तेदार पैसे देकर कहता है कि इस शख्स को नुकसान पहुंचाओ। जियाद अपने राइटिंग ऑफिस में बैठा लैपटॉप पे मसरूफ था। इसकी उंगलियां तेज तेज टाइप कर रही थीं। साथ एक कॉफी मग रखा था जिसकी भाप उड़ के सरमई दीवारों पे गुम हो रही थी। नुकसान किसी भी किस्म का हो सकता है, जान में, माल में, इज्जत में। मोबाइल थरथराने लगा तो जियाद ने स्क्रीन से नजर हटाए बगैर मोबाइल उठाया और कान से लगाया। दूसरे हाथ से टाइपिंग जारी रखी। दफातन टाइप करता हाथ रुक गया। आंखों में बेयकीनी फैल गई। व्हाट? लॉक रूम में आग लग गई? लेकिन कैसे? हमारा इतना अहम डेटा बेअख्तियार माथे को छुआ। वो नुकसान करवाने के बाद जादूगर खुश हो जाता है। इसकी ताकत बढ़ जाती है। वो समझता है कि इसने किसी इंसान के नफा नुकसान का फैसला किया है। जियाद अब लैपटॉप के सामने दोनों हाथों में सरगराए बैठा था। लेकिन क्या वाकई ये नुकसान जादूगर ने किया है या वो ऐसे ही लिखा गया था? वो आप फिर से किसी को कॉल मिलाने लगा। सिलसिला मिलते ही वो परेशानी से बोला, अम्मी मैं रात की फ्लाइट से दुबई जा रहा हूँ। जी मैंने वैसे भी कल दुबई चले जाना था। दोस्त की शादी अचानक से आ पड़ी थी। लेकिन अब एक और मसला भी हो गया है। ऑफिस के लॉक रूम में आग लग गई है। काफी नुकसान हुआ है। शादी भी नहीं अटेंड कर सकूंगा। वो बीमारी, वो सफर, वो सब जिसमें जादूगर अपने टारगेट इंसान को मुब्तला करता है, वो पहले से इसके लिए अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर रखा होता है। जियाद परेशानी से अपनी चीजें समेट रहा था। बार बार वो माथे को छू के सरनफी में हिलाता था। अगर जादूगर अमल ना करता तो तब भी वो वैसे ही होना था। तो फिर जादूगर का क्या कसूर? इसने इस नुकसान का गुनाह अपने सर ले लिया। जैसे किसी की मौत कैंसर से लिखी हो और मुकर्ररा वक्त पे कोई आदमी इस मरीज को गोली मार दे। वो ना मरता तब भी इसने मर जाना था। जादू भी यही है, नजर का धोखा। जादूगर की अपनी नजर का धोखा। वो दोनों मेज के गिर्द आमने सामने बैठे थे और डॉक्टर रॉय नरमी से इसको समझा रहे थे। बाहर बारिश अब मुकम्मल तौर पे थम चुकी थी। वो कुछ कुछ समझ रही थी, लेकिन कुछ बातें इसके जहन में जज्ब नहीं हो रही थी। यानी मेरी माँ की बीमारी चाहे जादू से हुई हो या ना हो, ये इसी तरह तकदीर में लिखी थी। बिल्कुल, अल्लाह ताला के लोहे महफूज में हम सबकी किस्मत पहले से लिखी है। आपकी माँ की जितनी जिंदगी है वो पहले से मुतय्यन करदा है।
सिर्फ एक चीज इसको बढ़ा सकती है और वो है दुआ। माही की आंखें भीगने लगी। मगर मैं मजीद जानना चाहती हूँ जादू और जिन्नात के बारे में। फिर आपको यहाँ मजीद वक्त गुजारना होगा क्योंकि ये एक तवील डिस्कशन है। कॉफी? वो खड़े होते हुए पूछने लगे। माही ने असबतन में सर हिला दिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। बाहर एक खूबसूरत दिन फैला था। बारिश ने सारे वहमी खदशात भी ढो डाले थे। वो दिन जब माँ को डिस्चार्ज करके घर भेजा गया तो वो लोग बहुत खुश थे। ट्यूमर के निकल जाने से जहन पे बड़ा प्रेशर हटने लगा और इनकी शख्सियत वापस आने लगी। माथे पे लगा ड्रेन उतार के इस जगह को मुकम्मल तौर पे स्टिच करवा दिया गया था। सर्जन ने सर्जरी के लिए पूरा सर नहीं खोला था, बल्कि 3 बाय 3 कट देकर जरा से बाल साफ करके इस जगह से सारा ट्यूमर बाहर खींच निकाला था। माँ को जब वो घर लाए तो वो कॉन्शियस थी, तकलीफ में थी, लेकिन हल्की फुल्की बात कर रही थी। माला सोच रही थी कि कैसे सर्जरी से पहले इनको ये डर था कि जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज ना हो जाए, और अब देखो इनका सारा जिस्म सलामत था। बस बाजुओं में बार बार आईवी की सुइयां लगने से सिर्फ निशान पड़ रहे थे, लेकिन खैर निशान ही हैं, चले जाएंगे। टांकों का जख्म भर जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। फिर चूंकि वो डॉक्टर नहीं थी, इसलिए वो समझती थी कि कामयाब सर्जरी हैप्पी एंडिंग के मुतरदफ होती है, जिससे सारे मसले खत्म हो जाते हैं। हालांकि सर्जरी तो एक आगाज होती है, सेहतयाबी की एक लंबी सफर का पहला पड़ाव। माँ अस्पताल से घर शिफ्ट हुई तो वो पहले दिन की तरह एक्टिव नहीं थी, बल्कि गुनूदगी में थी। मुईद इनको बेड पे लिटा रहा था, कंधे बाजू वो बहुत से तकिए रख के माँ को पोस्टर दुरुस्त कर रहा था। वो 2 दिन से इसी लिबास में था। शेप बड़ी हुई थी, आंखें सुर्ख गुलाबी पड़ रही थी। तकिए सेट करके वो माँ के कदमों में बैठा। वो आंखें बंद करके नींद के आगोश में चली गई। मुईद ने धीरे से इनका पांचा मोड़ा, इसे ऊपर घुटने तक ले गया। फिर इसने एक पैकेट से लंबी सफेद जुराबें निकाली और इन्हें माँ को पहनाने लगा। ये डीवीटी स्ट्रॉन्गेस्ट है, डीवीटी से बचाव की जुराबें। ये जुराबें माँ को पहनाए रखनी है। ओके माला, इसने 2 दफा दोहराया। जो माँ की दवाइयां सेट कर रही थी। इसने सर हिला दिया। साथ ही वो फोन को देख रही थी। लोगों की कॉल्स, मैसेजेस। कुछ आंटियां हर घंटे बाद कॉल करके पूछती थी कि आपकी अम्मी कैसी हैं, जैसे ही कोई न्यूज बुलेटिन चल रहा हो कि घंटे घंटे बाद आपको अपडेट मिलनी चाहिए। एक ने यह भी पूछा कि फिर कितने दिनों तक अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, जैसे सेहत की कोई टाइमलाइन होती है। माला की जुराबें नहीं उतारनी है और माँ की पिंडलियां हर कुछ देर बाद दबानी है। दोनों पिंडलियों पे जुराबें पहना के मोहित उंगलियों से इनको दबा दबा के कह रहा था। सर हिला के अयादत करने वालों के मैसेजेस पढ़ने लगी। इसने मोहित की बात सुनी थी, लेकिन वो जहन में रजिस्टर नहीं हुई थी। जहन अजीब सुनसा था। कैब वापस आ गया था, लेकिन अंदर नहीं आया था। इसे इस वक्त कैब की फिक्र भी नहीं थी। वो माँ के कामों में उलझी हुई थी। बाहर आवाजों से इसे कुछ अंदाजा हुआ कि बेसमेंट में पानी का कोई पाइप फट गया है। सलीम भागता हुआ मोहित को बुलाने आया। सब कमरों में पानी जमा हो रहा था। पहले कम मसले हैं क्या? मोहित बड़बड़ाता हुआ इसके साथ बाहर गया। कैब से कहो अपना सामान निकाल ले, सब तबाह हो जाएगा। बेसमेंट की सीढ़ियां उतरते हुए मोहित बोला। वो तो इस वक्त छुट्टी करके जाता है, मगरिब तक आएगा। फिर तुम इसका सामान निकाल दो। वो दोनों बेसमेंट की गैलरी में पहुंच चुके थे। वहां पानी भरे जा रहा था। वो जी कैफ ने कहा था अगर मैं इस कमरे में करीब भी भटका तो वो मेरी टांगे तोड़ के हाथ में थमा देगा। सलीम तुम भी पूरा ड्रामा हो। मोहित बड़बड़ाते हुए कैफ जमाल के कमरे में आया। एक नजर अतराफ में डाली। वहां कूलर लगा था। एक तरफ मैट्रेस बिछा था जो बहते पानी से गीला हो रहा था। सामने कुछ अलमारियां थी। मोहित सलीम को कोसते हुए आगे आया और अलमारियां खोली। 1 2 3 दरवाजे। सलीम भी तजस्सुस से साथ आया। वो भी देखना चाहता था कि कैफ क्या छुपाता है। अलमारियां अंदर से खाली थी। इसने अचंभे से मुड़ के सलीम को देखा। कैफ का सामान कहाँ है? फिर वो तेजी से बाथरूम की तरफ आया। वो साफ सुथरा छोटा सा बाथरूम था। साबुन, तौलिया सब कुछ पड़ा था, लेकिन एक चीज वहां नहीं थी। सबसे अहम चीज। जो कुछ नजर आ रहा है वो तो उठाओ। वो सलीम को हिदायत देता बाहर निकल गया। इसके चेहरे पे उलझन थी। वो माँ की बेड के साथ कुर्सी पे बैठे बैठे सो गई थी। माँ हल्की सी कराही तो वो हड़बड़ा के उठी। माला। माँ ने आंखें खोली, पलकें चुपकाई। इन सब आंखों को खुला देखने की ख्वाहिश के आगे दुनिया की सारी नेमतें हीज थीं। वो मुस्कुरा के माँ को देखते हुए इनके करीब बेड पे बैठी, इनका हाथ थाम लिया। वो सूजा हुआ था। माँ के पैर भी सूजन का शिकार थे। पानी ला दो माला। वो उठ के बैठना चाहती थी। इनके वजन के बाइस माला इनको खुद नहीं बिठा सकती थी। इसने बकरी को आवाज दी। थोड़ी देर बाद दोनों ने इन्हें उठा के बिठाया तो माला ने देखा इनकी गर्दन दाएं तरफ से पूरी काली होती जा रही थी, यहाँ तक कि वो नीली सी काला कान के लो तक पहुंच गई थी, जैसे नील हो। इसका दिल घबराने लगा। माँ। माँ का चेहरा भी सूजा सूजा महसूस हो रहा था। इसने फौरन मोबाइल से माँ की गर्दन की तस्वीर खींची और डॉक्टर वासिफ को भेजी। पता नहीं माँ को क्या हो रहा है। चल हमें बात जवाब आ गया। एडीमिया है और अभी ये कम है, आगे बढ़ेगा। वहां इत्मीनान ही इत्मीनान था। मेरे सर पे पट्टी क्यों है?
माँ नकाहत से आंखें बंद किए सर बेड क्राउन से लगाए बैठी वही सवाल दोहरा रही थी जो पिछले 2 दिन से बार बार इनके लबों पे आता था। क्यों? वो रुक गई। आप सोच आए। वो किचन में आई तो मोहित किसी सोच में डूबा हुआ खड़ा था। वो इसका चेहरा देख के चौंकी। क्या हुआ मोहित? तुम कैफ को कितना जानती हो? मोहित ने आंखें पुतलिया सकोड़ के इसे देखा। मेरी दोस्त का कजन है। क्यों, क्या मसला है? इसका लहजा दफाई हो गया। वो दोनों किचन की मनी प्लांट से ढकी खिड़की के सामने खड़े थे। वो हर रोज चंद घंटे के लिए गायब हो जाता है। तुम्हें मालूम है वो कहाँ जाता है? वो दोनों किचन की मनी प्लांट से ढकी खिड़की के सामने खड़े थे। हाँ, हाँ, इसने एक जगह डेस्क लेकर अपना काम शुरू किया हुआ है। क्यों? इसके कमरे में कुछ भी नहीं है, ना कपड़े ना जूते। सबसे अजीब बात, इसके बाथरूम में टूथब्रश तक नहीं है। हमें इससे क्या मुईद? वो अब चिढ़ने लगी थी। कैफ तुम्हें कहता है कि इसने कहीं डेस्क ले रखा है, लेकिन मेरा ख्याल है इसने कहीं घर ले रखा है, क्योंकि कैफ हमारे घर नहीं रहता माला। वो बज़ाहिर यहाँ है लेकिन वो कहीं और रहता है। मुईद के अंदर बाहर अलार्म बज रहा था। शायद कहीं किसी रिश्तेदार के घर रहता हो। मैंने पूछा नहीं है और ये हमारा मसला नहीं है मुईद। ये हमारा मसला है। एक आदमी हमारे घर में रहता है, हमें मालूम होना चाहिए वो कहाँ जाता है, क्या करता है। अब तुम इससे बात करोगी या मैं करूं? मुईद का लहजा घर के सरबरा मर्द जैसा हो गया था, सख्त तनबीहा करता हुआ। मैं करती हूँ इससे बात। वो कदरे धीमी पड़ी। देखो अच्छा डिसेंट आदमी है, इसलिए मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। मोहित कह के बाहर निकल गया और इसका जहन बुरी तरह उलझ गया। किसी इंसान का टूथब्रश इसके कहीं पराव की पहली निशानी होती है। क्या कैफ कहीं और रह रहा था? ऐसा क्या था जो कैफ इनसे छुपाता था? क्या इसके पूछने पे कैफ इसे सच बताता? शायद नहीं। कैफ ने पहले खून आने वाली बात इससे छुपाई, फिर एकदम से अपनी शादी का जिक्र किया। वो बातें छुपाने का आदी था। माँ अब सो चुकी थी। वो वापस इनके पास आके बैठी और मोबाइल निकाला। वो कशमाला मुबीन थी। वो लोगों पे जल एतबार कर लेती थी, इनको चांस देती थी, लेकिन अगर इसके दिल में शक आ जाए तो वो हर शय कर सकती थी जिसकी इससे तवक्को नहीं की जा सकती। इसकी उंगलियां तेज तेज टाइप करने लगी। फहद तुम अभी पीटीए में हो? वो एक पुराने क्लास फेलो को मैसेज लिख रही थी। कैसी हो कशमाला? आंटी कैसी हैं? फेसबुक पे इनके बारे में पढ़ा था। वो अब बेहतर है, थैंक्स। सोचते हुए लिख रही थी। एक मोबाइल नंबर दे रही हूँ, मुझे पिछले 1 माह तक इसका सिग्नल ट्रेस करके दो, हर रोज की मखसूस औकात की लोकेशन। इसने वो वक्त लिखा जिसमें कैब घर से गायब हो जाता था। लंच ब्रेक की बात फौरन कर देता हूँ। कोई और हुक्म? और फहद ने ऐसा ही किया। घंटे भर बाद इसने एक पीडीएफ फाइल कशमाला को व्हाट्सएप कर दी। वो सिर्फ इन 5 घंटों की लोकेशन देखना चाहती थी जिनमें कैब गैर हाजिर होता था। इन 5 घंटों में आने जाने का वक्त निकाल के इसका सिग्नल एक ही लोकेशन पे रुक जाता था। मगर सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि कैब माँ के सर्जरी वाले दिनों में छुट्टी लेकर इस्लामाबाद नहीं गया था। वो लाहौर की इसी लोकेशन पे मौजूद था। कशमाला ने इस लोकेशन की हिंट से गूगल मैप्स में डाले और सर्च किया। वो गुलबर्ग की एक लग्जरी अपार्टमेंट की बिल्डिंग थी। इसके लब बेयकीनी से खुल गए। वो जगह इतनी महंगी थी कि वो वहाँ किराए का अपार्टमेंट तक अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ना ही इसके सोशल सर्कल में कोई वहाँ रहता था। कैब ख्वाब में भी वो जगह अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर वो वहाँ कैसे रहता था? क्या इसको किसी अमीर दोस्त ने अपना अपार्टमेंट रहने के लिए दे रखा था, या शायद वो वहाँ काम करता हो, कोई दूसरी जॉब। अब तक इसने बहुत कुछ नजरअंदाज किया था। कैफ के महंगे गैजेट्स, इसके फोन कॉल्स, इसका बातें छुपाना, लेकिन अब बात बढ़ती जा रही थी। इसने आहिस्ता से मोबाइल एक तरफ डाल दिया। कैफ जमाल की एक खुफिया जिंदगी थी जिससे वो नावाकिफ थी। कैफ बेसमेंट के कमरे की मैट्रेस पे चित लेटा छत को घूर रहा था। पंखे के 3 पर एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और इसकी नजरें इनके साथ घूम रही थी। पूरे जहां बेगम के ऑपरेशन को आज 8वां दिन था। कल इनकी पट्टी खुल गई थी और वो रोबा सेहत थी, मगर इस दौरान इसकी कशमाला से मुलाकात बराए नाम ही हुई थी। दोबारा खून फेंकने जैसा वाकया भी नहीं हुआ, तो हर तरफ खामोशी थी। वो अपने मुतय्यन करदा घंटों में ड्यूटी करता और चला जाता। 5 घंटे अपार्टमेंट में गुजारने के बाद वो वापस आता और गार्ड चेयर पे बैठ जाता। जिंदगी इसी रूटीन के दायरे से चक्कर काट रही थी। क्या प्रोग्रेस है? मालिक की कॉल पे इसका हलकता कड़वा हो गया। कुछ खास नहीं। वो कानों में एयरपोर्ट्स लगाए इस तरह लेटे लेटे छत को देखते हुए बोला। प्रोग्रेस नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो? वो बरहमी से बोला। कैफ के चेहरे पे बदमजगी फैली। इसकी माँ बीमार है, मैं इससे जबरदस्ती कोई मालूमात हासिल नहीं कर सकता। बिजली एक झपके से चली गई। पंखा यूपीएस की वजह से गड़गड़ाने लगा। इसीलिए तुमने सोचा तुम इस लड़की को परेशान कर दो। मालिक का लहजा तंजिया था। इसका इशारा माला और सफूरा की गुफ्तगू की तरफ था। मैंने इसे परेशान नहीं किया, वो एक गलत फहमी थी। मैंने इसको तौक़ुफ़ किया, फिक्स कर दिया। कैसे फिक्स किया? जहां इतने झूठ बोले हैं वहां एक और बोल दिया। खुश? वो एकदम फोन में गुर्राया। मालिक खामोश हो गया, जैसे इसको इस लहजे की तवक्को न थी। ऐसा करते हैं, आज इस डील को खत्म करते हैं। कैफ चौंक गया। अभी 2 माह मुकम्मल नहीं हुए। मैं यहाँ 2 माह के लिए आया था। एकदम सीधा होके बैठ गया।
2 माह का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस्तीफा दो और वहां से निकल आओ। तुम्हें वैसे भी कोई काम की मालूमात नहीं मिली, ना मिलेगी। मुझे इसकी जिंदगी से कब निकलना है ये मैं तय करूंगा। कैफ दांत में दांत जमा के दबी आवाज में बोला। तुम मुझे डिक्टेशन देना बंद करो। दूसरी जाने चल रहमे की खामोशी छा गई। फिर मुझे मत कहना कि तुम्हें खबरदार नहीं किया। कैफ ने होना करके सर झटका और फोन रख दिया। मालिक इसका क्या बिगाड़ सकता था। मालिक इस वक्त कार की पिछली सीट पे बैठा था। सफेद बाल जेल से जमाए, बिना सिलवट के 3 पीस सूट पहने, कीमती घड़ी कलाई पे बांधे वो किसी मीटिंग के लिए तैयार कहीं जा रहा था, लेकिन साफ वाजिया था कि इसका मूड खराब हो चुका था। कॉल बंद करते ही इसने एक नंबर मिलाया मगर वो ऑफ था। मालिक ने झुंझला के एक दूसरा नंबर मिलाया और मोबाइल कान से लगाया। मिस्टर फरीद अपने रूम में हैं, इनसे बात करवाएं। वो अंग्रेजी में बोला। चल हमें के इंतजार के बाद वो लाइन पे था। क्या हुआ है मालिक? वो इस लड़की को छोड़ने पे तैयार नहीं है। इसे इस जॉब के लिए भेजना एक गलती थी। क्यों? वो चौंका। क्या वजह है? वजह वही है जो एक लंबे चौड़े मर्द को घुटनों के बल गिरा देती है। मालिक तल्खी से कह रहा था। वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। वो इसे नहीं छोड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए मालिक। इसे 2 माह के अंदर अंदर वहां से निकलना था। हमारी यही डील हुई थी। तुम बेफिक्र रहो, मैं इसको वहां से निकाल लूंगा। कैसे? वो चौंका। बहुत आसान है। वो सड़क किनारे भागते दरख्त देखते हुए कह रहा था। हम कशमाला मुबीन को इस बॉडीगार्ड की हकीकत बता देंगे और वो इसे खुद ही निकाल देंगे। मुबीन मंजिल पे वो सुबह उम्मीद और आसानी के लिए तलो हुई थी। माला के कमरे में माँ का अलग बेड लगा था। वो अस्पताल का ऑटोमेटिक बेड था जो उन्होंने 1 माह के लिए किराए पे लिया था। बटन दबाने से इसकी टेक ऊपर और नीचे हो जाती थी। इस वक्त हुए जहां बेगम टेक लगाए बैठी थी। अभी वो अपने कमरे के सरहाने नहीं बैठ सकती थी। माथे की पट्टी अब उतर चुकी थी और नीले धागे की टाँकों की एक लकीर नजर आती थी। इनके बाल सिर्फ 3 इंच के हिस्से से मूंदे गए थे, वो भी माथे के दाएं जानिब से। बाकी तमाम बाल सलामत थे। टांकों का धागा वाइक्रेल का था जिसने चंद दिन बाद घुल के खुद ही खत्म हो जाना था। यानी टांके उतारने की भी जरूरत नहीं थी। पीछे रह जाना था एक जख्म का मामूली निशान, एक यादगार के कभी पूरे जहां को ट्यूमर हुआ करता था। माला के कमरे में आजकल वो सैरी और अफ्तारी वगैरह करते थे क्योंकि माँ अभी यहाँ से निकल नहीं सकती थी। इस वक्त माला अपने बेड पे बैठी थी और मोहित माँ के साथ कुर्सी रखे इनका हाथ पकड़े बैठा था। वो हर सुबह माँ को खुद नाश्ता करवाता था। अभी तक वो जॉब पे वापस नहीं जा रहा था। जब तक माँ अपने कदमों पे नहीं खड़ी हो जाती इसे इनके साथ साई की तरह रहना था। जब मुझे अस्पताल में होश आया तो मेरा बेटा मेरे कदमों पे बैठा था। माँ ने प्यारे से मोहित के सर पे हाथ फेरा। माँ के कदमों तले जन्नत होती है ना। फर्मा बरदारी से कह के मोहित नाश्ता इनकी प्लेट में निकालने लगा। हाँ बेटा, और मेरा जूता भी इन्हीं कदमों तले होता है ना। तुमने किसी से पूछ के मेरा ऑपरेशन करवाया? इनके तेवर 1 मिनट में बदले थे। पराठे का निवाला बनाते मोहित का हाथ हवा में रुक गया। चेहरा उठा के शौक से इन्हें देखा। इतने दिन से तो बता रहा हूँ माँ, ऑपरेशन जरूरी था। माँ का प्यार और खफगी आज कल साथ साथ चलते थे। जब से इनकी याददाश्त दुरुस्त काम करने लगी थी, इनको याद आ गया था कि इनकी इजाजत के बगैर इनकी औलाद ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। वो एकदम से शुक्रगुजार भी हो जाती थी कि मेरे बच्चे मेरा कितना ख्याल कर रहे हैं, लेकिन फिर इन्हें याद आ जाता कि इनसे पूछे बगैर ऑपरेशन करवाया है। बस वो वहीं क्लास शुरू हो जाती। और तुम? माँ ने घूर के माला को देखा। वो पुरानी दबंग सी पूरे जहां बेगम बन चुकी थी। तुम मुझे अस्पताल में छोड़ के चली गई। माँ आईसीयू में नहीं रहने देते रात को। फिर मुझे मोहित ने जबरदस्ती घर भेजा था। इसने हंस के वजाहत की। वो दोनों पिछले के दिन से वजाहतें दे रहे थे मगर मजाल है जो माँ इनकी बात मान ले। माँ ही तो सिरे से मुकर गई। माँ मैं तो कनाडा में हूँ। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं आपके ऑपरेशन का, वरना मैं आपको फौरन बता देती। मासूमियत से कहा। और माँ ने इसका फौरन यकीन कर लिया। वो बेचारे परदेसन भी थी, इसको कहाँ कोई कुछ बताता था। माँ हमें मालूम है कि हमने ठीक नहीं किया, आपसे पूछे बगैर आपकी सर्जरी करवाई, लेकिन हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। आप ये खबर उस वक्त बर्दाश्त ना कर सकती। मोहित नरमी से इनको समझाने लगा। माँ को ना समझा, नाश्ता करने दे मुझे। उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। वो हंस दिया और इनके लिए चाय निकालने लगा। दफतन माँ को इसका ख्याल आया जो मुस्कुराते हुए माँ बेटे की गुफ्तगू सुन रही थी। माला, तुम कह रही थी कि अपने काम की कुछ चीजें लेने बाजार जाना है, तो जाओ ना बेटा, मैं ठीक हूँ। जी, बस अभी निकलती हूँ। तुम अकेले माँ का ख्याल रख लोगे ना? जी, मैं तो कंपाउंडर हूँ, मुझे क्या पता ख्याल कैसे रखा जाता है। वो बेअख्तियार हंस दी। वो क्या करती, माँ को इतने दिन बाद तनहा छोड़ के जा रही थी। इसे एक रेस्टोरेंट से काम की ऑफर आई थी। इसके लिए इसे पेंट सप्लायर्स खरीदने थे। जा मेरी बेटी। माँ ने प्यार से इसके कंधे पे हाथ फेरा। जा, तेरा इतना कीमती काम है, मेरी वजह से इसको पीछे ना कर। जा, शाबाश। वो जो बेड से उतर के चप्पल पहन रही थी एकदम रुक गई। सर वहीं झुका रहा। गले में आंसू और फंदा पड़ने लगा। फिर इसने नाक से गिली सांस अंदर खींची और उड़ गई। बाथरूम में आके इसने आईने में अपना चेहरा देखा। इसकी आंखें गुलाबी पड़ रही थी।
सारी उम्र माँ से शिकवा था कि इनको माला के काम की समझ नहीं आती, बस इनको डॉक्टर बनाना था कशमाला को। वो नहीं बनी तो अब वो जो भी बन जाए, माँ के नज़दीक ये सब बेकार काम थे। परे फैशनी पढ़ाइयाँ, फैशनी नौकरियाँ, पढ़ाई तो या मेडिकल है या इंजीनियरिंग है या फौज की नौकरी, बस। कितनी बहसें हुई थी इन गुजरे बरसों में माँ को अपना नुक्ता नजर समझाए हुए, लेकिन आज मालूम हुआ कि माँ को सब समझ में आता था। इनको कदर भी थी, जैसे वो अपनी जिद नहीं छोड़ सकती थी वैसे ही वो भी नहीं छोड़ सकती थी। इनकी एक ही फिक्रे ने बशमाला मुबीन की जिंदगी, इनके मेहनती सालों को मोतबर कर दिया था। कैफ पोर्च में किसी काम से आया था जब वो बाहर निकली, इसका रुख कार की जानिब था। बॉस, हशाश बशाश से अंदाज में इसने कशमाला को पुकारा। वो जो कार की तरफ बढ़ी जा रही थी, रुक के संजीदगी से इसे देखा। वो हल्के सब्ज रंग के लिबास में मलबूस थी, बाल हाफ कैचर में बंधे थे, कोनी पे बैग और पैरों में बंधे जूते थे। वो चेहरा सपाट था। मार्केट जा रही हैं? वो मुस्कुराते हुए इसके सामने आया और कार की चाबी के लिए हाथ बढ़ाया। मैं ले जाता हूँ। रजमाला ने सब्ज आंखों में संजीदगी लिए इसे देखा। खूब इसके अकब में थी और वो हमेशा की तरह इसका साया बना हुआ था, मुस्कुराता हुआ। बड़ी शेफ और माथे में बिखरे बालों वाला कैब जमाल वो सामने आया तो इसके झूठ के लिए दिल खुद ब खुद वजाहतें देने लगा, लेकिन वो दिल की नहीं सुनना चाहती थी। इसने हूं कह के चाबी इसकी तरफ बढ़ा दी। इसके साय से निकल आई, फिर धूप में चलती हुई दूसरी तरफ से पिछली सीट पे बैठी। जोरदार आवाज से दरवाजा बंद किया। कैब की मुस्कुराहट गायब हुई। आंखों की पुतिया से उकड़ के कार को देखा। वो इसे खिंची खिंची लगी थी, शायद परेशान थी अपनी माँ के लिए। कहाँ जाना है? कार रिवर्स करके बाहर निकलते हुए इसने कहा। वो खिड़की से बाहर झांक रही थी, इसी अंदाज से बोली, बुक स्टोर। कदरे तौक़ुफ़ से पूछा, तुम आज काम पे नहीं गए? आपको ड्रॉप करके वहीं चला जाऊंगा। वो कार सड़क पे निकालते हुए इसी सादा अंदाज से बोला, क्या बताया था तुमने? कहाँ जाते हो? गार्डन टाउन में एक कोवर्किंग स्पेस है, वहां डेस्क लिया हुआ है। कितना किराया डेस्क का? सस्ता है, 5,000 महाना। चाय कॉफी फ्री। कार बाहर सड़क पे आ चुकी थी। कशमाला ने एक नजर अगली दोनों नशिस्तों के दरमियान जगह को देखा, जहां कैफ ने आदतन अपना वॉलेट रखा हुआ था। वो ड्राइव करने से पहले वॉलेट और मोबाइल हमेशा वहीं रखा करता था। 1 मिनट, कार रोको, मैं पानी की बोतल किचन में भूल आई हूँ। कैफ ने ताबेदारी से कार गेट के बाहर रोक दी। वो दरवाजा खोलने लगी तो कैफ ने इसे रोक दिया। आप बैठे, मैं ले आता हूँ। सीट बेल्ट उतार के वो बाहर निकला और गेट की तरफ बढ़ा। माला से गेट के अंदर जाते देख रही थी। वो जानती थी कि इस मुकाम से वो सीसीटीवी कैमरे की नजर में नहीं आएगी। इसने तेजी से दोनों सीट के दरमियान रखा कैफ का वॉलेट उठाया। उफ माला, तुम क्या कर रही हो? यह गलत है। मगर इसने अंदर से आती आवाजों को शिश कह दिया। शक इसके दिल में जगह बना चुका था। वॉलेट ब्रांडेड था, अंदर कैफ जमाल का आईडी कार्ड लगा था, साथ इसका एक बैंक कार्ड था। तीसरा कार्ड किसी और शय का था। कैश वाले खाने में 5,000 के नए नोट भरे थे। वो इतने ज्यादा थे कि वो वॉलेट खुला हुआ था। इसने एक नजर ऊपर देखा। वो अभी बाहर नहीं आया था। फिर इसने तीसरा कार्ड निकाल के बखौर देखा। वो इसी लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग का कार्ड था, जो गलबन चाबी के तौर पे इस्तेमाल होता था। ऊपर नंबर भी लिखा था, 5C, 5वीं फ्लोर का तीसरा अपार्टमेंट। इसे हर एक ने कैफ के बारे में अलग अलग खबरदार किया था। दौरे अंदर वो भी जानती थी कि कुछ है जो इसे खटकता है। जिस दिन कैफ ने पहली दफा इस्लामाबाद में इसके ऑफिस में कदम रखा था, वो जानती थी कि इसमें कुछ गलत है, लेकिन इसे हमेशा कैफ से एक अच्छी वाइब आती थी। ये वाइब और गट फीलिंग पे भरोसा ही था जो 1.5 माह से कैफ जमाल पे एतबार किए हुई थी। ये नोट कैफ की 4-5 माह की तनख्वाह से ज्यादा थे। वो तनख्वाह जो कशमाला ने इसके लिए मुकर्रर की थी। अगर वो कैफ के वॉलेट में इतने सारे नोट ना देखती तो शायद कभी वो ना करती जो अब वो करने जा रही थी। इसने बिना सोचे समझे अपार्टमेंट का कार्ड निकाला और मुट्ठी में दबा लिया। फिर वॉलेट वापस रखा और कार्ड को अपने पर्स में डाल के खामोशी से बाहर देखने लगी। दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। वो ईमानदार लड़की थी। वो ना झूठ बोलती थी, ना गेम्स खेलती थी। जो इसके दिल में होता जाहिर हो जाता। इसे मालूम था वो गलत कर रही है, लेकिन वो डरी हुई भी थी। कोई इसका ताकुब कर रहा था। इसका बॉडीगार्ड मशकूक लगने लगा था। कहीं किसी ने कैब जमाल को खरीद तो नहीं लिया था। माहिर फरीद, इसका ताकुबकार, एक अमीर आदमी था। कहीं इसने कैफ की मजबूरियों का सौदा तो नहीं कर लिया था। चंद सानिये बाद कैब जमाल बाहर आता दिखाई दिया। इसके हाथ में पानी की बोतल थी। इसे बोतल थमा के वो सीट बेल्ट पहनने लगा। माला ने इससे नजरें नहीं मिलाई। वो हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ हशाश बशाश सा लग रहा था। इसका चेहरा देखती तो गिल्ट महसूस होने लगता। नहीं, इसे कोई खरीद नहीं सकता था। इसकी रकम के पीछे कोई और वजह होगी। अभी वो रास्ते में थे जब कशमाला के फोन पे एक गैर शनासा नंबर से कॉल आने लगी। इसने मोबाइल कान से लगाया। मैं फरीद होल्डिंग से अब्दुल मालिक बात कर रहा हूँ। माहिर फरीद का मैनेजर। इसका सांस रुक सा गया। चौंक के ड्राइव करते हुए कैफ को देखा। वो इसे नहीं देख सकता था, ना फोन की आवाज सुन सकता था। जी बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? खिड़की से बाहर देखते हुए इसने लहजे को सरसरी सा बनाया, अलबत्ता दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आप बताएं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?
मेरे इल्म में आया है कि आपका असिस्टेंट कैफ जमाल मेरे बॉस के बारे में चंद लोगों से पूछ-गुछ करवा रहा है। मैंने सोचा कि खुद ही आपसे राब्ता कर लिया जाए। हशमाला ने बाहर देखते हुए बहुत सा थूक निकला। एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। इसका ताक़ो-कर सच बन के सामने आ गया था। समझ नहीं आ रही थी क्या कहे। मालिक ने इसकी मुश्किल आसान कर दी। क्या हम आज मिल सकते हैं? श्योर। आप मुझे मैसेज कर दें, मैं देख लेती हूँ। कॉल बंद करती हुए बदक चेहरे के तासुरात नॉर्मल करते हुए बाहर देखने लगी। गोद में रखी मुट्ठी जोर से भींच रखी थी। दिल ऐसे धड़क रहा था कि लगता था सीना तोड़ के बाहर आ जाएगा। क्या वो माहिर फरीद से मिलने जा रही थी? लेकिन वो तो इंग्लैंड में होता था। कॉल भी इंग्लैंड की नंबर से व्हाट्सएप पे आई थी। शायद वो लाहौर में था।